डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th के अंतर्गत आज हम लोग जेनेटिक्स के तहत, आनुवांशिकी के तहत कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। जेनेटिक्स में कुछ संकेताक्षर होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है और कुछ परिभाषिक शब्दावली होती हैं, सिंबलाइजेशन भी होता है। इनके बारे में चर्चा करेंगे। आज का हमारा वीडियो बेस जेनेटिक्स के तहत सिंबलाइजेशन, टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स, इसके अलावा मेंडल के एक गुण संकरण के आधुनिकीकरण का चित्रण, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, कोडोमिनेंस के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए एक एक करके एक एक बिंदुओं पर हम लोग विचार करते हैं। सबसे पहले संकेताक्षर या सिंबलाइजेशन क्या होता है। जेनेटिक्स के तहत मेंडल जो है वो कुछ संकेताक्षर का प्रयोग किए थे और सिंबलाइजेशन बताए थे। जैसे कि संकेताक्षर के रूप में पेरेंट्स जो होते हैं, पेरेंट्स या जनक आप कह सकते हैं, जनक, पेरेंट्स के लिए इन्होंने P1 का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? P1 का। यानी P1 जो मतलब ये वर्णमाला का ये शब्द है पेरेंट्स के लिए, P यानी P1 का मतलब पेरेंट्स होता है। ठीक है। इसके बाद जो पीढ़ियां होती हैं, जैसे F1 पीढ़ी, F2 पीढ़ी, F3 पीढ़ी एंड सो ऑन। F1, F2, F3 का मतलब प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, ये प्रथम हो गया, ये द्वितीय हो गया, ठीक है, ये तृतीय हो गया। ये पीढ़ियों की को इंगित करता है। इसका सिंबल है F1, F2, F3। साथ ही साथ मेंडल जो ट्रेड था, यानी जो लंबा पौधा था, उसको टाल प्लांट और ड्वार्फ प्लांट जो बौना पौधा था, तो टाल प्लांट का पहला अक्षर और ड्वार्फ यानी उसका दोनों के लिए यूज किए थे। और लंबापन के लिए इन्होंने कैपिटल T का इस्तेमाल किया था। ठीक है। और बौनापन के लिए, बौनापन यानी ड्वार्फ के लिए स्मॉल t का इस्तेमाल किया था। ठीक है। हालांकि आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं, थोड़ा सा इसमें फेरबदल करके और वो संकेताक्षर में परिवर्तन किए हैं। आधुनिक वैज्ञानिक जो P1 है उसको केवल P से दर्शाते हैं, और जो लंबापन है कैपिटल T से दर्शाया गया है, उस लंबापन को कैपिटल D से डिनोट करते हैं, दिखाते हैं। और जो बौनापन है उसको स्मॉल d से दिखाते हैं। ठीक है। तो आधुनिक जो वैज्ञानिक हैं इन संकेताक्षरों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से हम आनुवांशिक के अंतर्गत सिंबलाइजेशन के बारे में स्टडी किए। जो दूसरा पॉइंट आता है आपका, दूसरा पॉइंट जेनेटिक्स के तहत आनुवांशिकी परिभाषिक शब्दावली में एलीलोमार्फ या एलील क्या होते हैं। एलीलोमार्फ या एलील 1906 में 906 में जो है बेटेसन ने ये एलीलोमार्फ या एलील के बारे में जानकारी दिए थे। और बेटेसन ने प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के जीन्स यानी कारकों को एलीलोमार्फ या एलील नाम दिया। क्या कहा हमने? प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के जीन्स या कारक, भाई मेंडल तो कारक कहे थे, लेकिन आज उसको हम जीन्स कहते हैं, को एलील या एलीलोमार्फ कहते हैं। तो एलील या एलीलोमार्फ क्या होता है? कह रहा है कि प्रत्येक आनुवांशिक लक्षण के जो जीन्स होते हैं, जो कारक होते हैं, उन्हीं को एलीलोमार्फ या एलील कहते हैं। अब यहाँ पर
एलीलोमार्फ या एलील के अंदर आप देखेंगे कि सेम क्रोमोसोम पर, ठीक है, ये रेड फ्लावर, जैसे ये है आपका एक गुणसूत्र है और ये गुणसूत्र है समजात गुणसूत्र, ठीक है, समजात गुणसूत्र ये दोनों हैं। यहाँ पर रेड फ्लावर के लिए जो एलील होगा सेम लोकस पर उपस्थित होगा ये एलील, तो ये रेड फ्लावर के लिए है। किसके लिए है? रेड फ्लावर के लिए। और सेम लोकस पर यही एलील उपस्थित होगा, यह व्हाइट फ्लावर के लिए होगा, ठीक है। तो एलील क्या होता है? किसी कैरेक्टर का विपरीत जो लक्षण होता है वही उसका एलील कहलाता है, ठीक है। अब एलील में एक कह रहा है कि समजात गुणसूत्र पर जो एलील पाए जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों के लोकस पर सेम एलील होते हैं, ये सेम एलील हो गए, ठीक है। और एक कंडीशन होती है कि दोनों के लोकस पर, ठीक है, ये एलील जो होंगे अलग अलग लक्षण वाले होंगे। एक में हमने इस लोकस को दिखा दिया रेड से और दूसरे में दिखा दिया ब्लैक से, ठीक। तो एलील का मतलब क्या होगा? यहाँ पे ये होमोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है, और ये क्या होगी? हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी। यानी होमोजाइगस कंडीशन ये होगी और हेटेरोजाइगस कंडीशन ये होगी। तो एलील या एलीलोमार्फ हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे जीन रूप एवं दृश्य रूप। जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है? जीनोटाइप या फिनोटाइप क्या होता है? किसी जीव में प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण को दृश्य रूप कहते हैं। किसी जीव में प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण को दृश्य रूप यानी दिखाई देने वाला लक्षण है। परंतु कह रहा है कि परंतु उत्तरदायी जीन को हम जीन रूप कहते हैं। क्या कहा हमने? किसी जीव में प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षण को हम दृश्य रूप कहते हैं, परंतु उसके लिए जो उत्तरदायी जीन होता है उसको हम जीन रूप कहते हैं, यानी जीनोटाइप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आप यहाँ देखेंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। देखिए, पुष्प का जो रंग है, पुष्प का रंग क्या हो सकता है? लाल है या सफेद है, ठीक है। पुष्प का रंग लाल है या सफेद है। तो यहाँ पे एक पुष्प जो लाल हो सकता है और एक सफेद हो सकता है, इस तरह से मान लेते हैं। और ये जो आपका होगा, ये सपोज करिए सफेद है, तो ये पुष्प का रंग जो होगा या तो लाल होगा या सफेद होगा, तो ये इसका क्या है? फिनोटाइप है। इसको हम क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी ये दृश्य रूप है। कैसा रूप है? दृश्य रूप है, ठीक है। यानी इसका रंग लाल है या सफेद है, ये फिनोटाइप है, ये दिखाई देने वाला है। और इस लाल और सफेद के लिए जो उत्तरदायी जीन होता है उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप ये दोनों कंडीशन आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान लीजिए कि लाल पुष्प के लिए RR है ना, ये रेस्पॉन्सिबल है, तो ये इसका जीनोटाइप हो गया। सफेद पुष्प के लिए स्मॉल r स्मॉल अगर रेस्पॉन्सिबल है तो ये इसका जो है आपका मतलब जीनोटाइप हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है फिनोटाइप या जीनोटाइप की, यानी बाहर से दिखाई देने वाला, ठीक है ना, जो दृश्य रूप प्रकटन है वो फिनोटाइप है, और जो मतलब उसके लिए उत्तरदायी जीन है वो आपका जीनोटाइप होता है, उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। जैसे F1 जनरेशन में आपने पीढ़ियों के बारे में जो स्टडी किया था F2 जनरेशन में, तो आपको मिला था
फिनोटाइप जो रेशियो मिला था, फिनोटाइप रेशियो मिला था 3:1 का। ठीक है, क्या मिला था? 3:1। और जो जीनोटाइप रेशियो था वो रेशियो आपको मिला था 1:2:1 का मिला था। तो फिनोटाइप बाहर से देखने में 3 पौधे एक समान हैं और एक पौधा अलग है, 3:1 हो गया। और जीनोटिपिकली अगर जीन लेवल पे हम देख रहे हैं तो एक अलग है, 2 अलग हैं और एक अलग है, यानी एक प्योर टाल था, 2 हाइब्रिड थे और एक जो है प्योर ड्वार्फ मिला था। तो ये हो गया आपका जीनोटाइप, फिनोटाइप। इसके बाद हम बात करेंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप जो शब्द है ना, ये शब्द W.L. जॉनसन द्वारा 1909 में दिया गया था। यानी दृश्य रूप और जीन रूप जो वर्ड हैं वो किसके द्वारा दिए गए थे? W.L. जॉनसन के द्वारा 1909 में दिया गया था, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको हमेशा आप दिमाग में रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में कि इस शब्द को किसने दिया था। आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट जो पॉइंट आता है समयुग्मजी एवं विषमयुग्मजी, होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस या समयुग्मजी या विषमयुग्मजी क्या होता है, इस शब्द का प्रयोग बेटेसन और सैंडर्स के द्वारा 1902 में दिया गया था। बेटेसन और सैंडर्स ने इस शब्द को दिए थे 1902 में। और समयुग्मजी क्या कह रहा है? समयुग्मजी का मतलब ये होगा कि यदि जीन रूप में दोनों जीन समान हों, क्या कहा हमने? अगर जीन रूप में दोनों जीन समान हों तो उसे हम समयुग्मजी कहते हैं। अगर जीन रूप में दोनों जीन असमान हों तो उसे हम विषमयुग्मजी कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, ठीक है, उदाहरण के तौर पर समयुग्मजी के तहत समयुग्मजी या होमोजाइगस का एग्जाम्पल आप लेंगे तो कह रहा है कि यदि जीन रूप में दोनों जीन समान हो, अगर कैपिटल डी है, ठीक है, कैपिटल टी है, या स्मॉल डी है, या फिर स्मॉल टी है, ठीक है, ये कंडीशन, तो ये क्या कहलाएगी? होमोजाइगस। यानी जीन रूप में दोनों जीन जो है आपके समान है, ठीक है, और यहाँ भी स्मॉल डी है, यहाँ स्मॉल टी है, तो इसको बोलते हैं होमोजाइगस। अगर यही कंडीशन जो है हेटेरोजाइगस की तब होगी, ये हेटेरोजाइगस तब होगी जब कैपिटल डी और स्मॉल डी होगा। कैपिटल डी और स्मॉल डी का मतलब यहाँ पर है, ये कैपिटल डी जो है टाल के लिए यूज किया जाता है। वर्तमान में जो वैज्ञानिक यूज कर रहे हैं, मेंडल ने तो कैपिटल टी को टाल के रूप में यूज किया था, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक कैपिटल डी को टाल के रूप में और स्मॉल डी को ड्वार्फ के रूप में यूज करते हैं। तो ये एक जो है कैपिटल डी होगा और एक स्मॉल डी होगा, तो ये हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम युग्मजी। क्लियर हो गया आपको? तो हमेशा यह बात याद रखिएगा, समयुग्मजी और विषम युग्मजी, और ये वर्ड दिया गया था सैंडर्स और बेटेसन के द्वारा। इसके बाद कह रहा है कि मेंडल के एक गुण संकरण के आधुनिकीकरण का चित्रण क्या होता है। मेंडल ने जो एक गुण मोनोहाइब्रिड क्रॉस, यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस हम बताए थे आपको कि कैपिटल डी स्मॉल डी, अगर एक पौधे का एक लक्षण और दूसरे पौधे का एक लक्षण लेकर के अगर आपस में क्रॉस कराया जाता है तो इसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मेंडल के जो आधुनिकीकरण, एक गुण संकरण का आधुनिकीकरण का जो चित्रण है वो क्या होगा, तो ये है आपका आधुनिकीकरण का चित्रण। यानी कैपिटल डी स्मॉल डी, ये आपका F1 जनरेशन होगा। कौन सा जनरेशन होगा? F1 जनरेशन। ये पेरेंट्स हो गए। भाई मेंडल कैपिटल टी लिए थे, आधुनिक जो है वो कैपिटल डी लिए हैं।
मेंडल स्मॉल डी ड्वार्फ के लिए थे, आधुनिक जो वैज्ञानिक हों स्मॉल डी लिए हैं, स्मॉल टी लिए थे मेंडल इसको। अब F1 जनरेशन में सभी के सभी हाइब्रिड उत्पन्न हुए। अब दो कर है कि अब दो हाइब्रिड के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। ये आपका कैपिटल डी होगा, ये स्मॉल डी होगा, ठीक है। ये होगा कैपिटल डी और ये होगा स्मॉल डी। अगर आप क्रॉस कराएंगे तो गैमिट सेम बनेंगे आपके, ठीक है ना। तो गैमिट अगर बनेंगे सेम तो इसको आप क्रॉस यहाँ कराते हैं तो आपको कंडीशन मिलेगी कैपिटल डी, फिर मिलेगा कैपिटल डी। यहाँ क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल डी और स्मॉल डी, ठीक है, ये स्मॉल डी होगा। फिर इसका इससे क्रॉस कराते हैं तो ये आपको मिलेगा कैपिटल डी और दूसरा मिलेगा आपको स्मॉल डी, ठीक है। फिर इसका अगर क्रॉस आप कराते हैं तो ये मिलेगा आपको स्मॉल डी और ये मिलेगा स्मॉल डी, ठीक है। तो F1 जनरेशन के बाद F2 जनरेशन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के तहत आप देखेंगे कि F2 जनरेशन में कैपिटल डी स्मॉल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी, स्मॉल डी स्मॉल डी वाले पौधे आपको मिलेंगे। जो फिनोटाइप रेशियो हम बताए थे, फिनोटाइप ये रेशियो होगा 3:1 और जीनोटाइप जो रेशियो होगा वो आपका होगा 1:2:1, ठीक है। तो यही मॉडर्न जो है कर रहा है कि मेंडल के एक गुण संकरण के आधुनिकीकरण का यही चित्रण है। इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। ये हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, क्या होगी, हेट्रोजाइगस। और ये जो कंडीशन आपकी बन रही है होमोजाइगस की बनेगी, ये कंडीशन आपकी होमोजाइगस की बनेगी, ठीक। तो ये रहा आपका मेंडल के गुण संकरण के आधुनिकीकरण का रेखा चित्र। आगे हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। आगे आपका आता है बैक क्रॉस यानी विपरीत संकरण और टेस्ट क्रॉस यानी परीक्षण संकरण इसको कहते हैं। बैक क्रॉस क्या होता है ये आप समझेंगे। सबसे पहले बैक क्रॉस को देखते हैं। बैक क्रॉस का तात्पर्य यह होगा कि जब F1 पीढ़ी के प्राप्त पौधे का संकरण पेरेंट्स के किसी भी जनक से कराया जाए तो उसको बैक क्रॉस कहते हैं। जैसे कैपिटल डी स्मॉल डी के बीच में ये पेरेंट्स हैं, ये P है, और आप क्रॉस कराए तो मिला क्या, कैपिटल डी स्मॉल डी मिला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि ये F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का पैतृक के किसी से आप, चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर हो चाहे रिसेसिव कैरेक्टर हो, किसी से अगर आप संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं तो उसको हम बैक क्रॉस कहते हैं। आप इससे भी क्रॉस करा सकते हैं और इससे भी क्रॉस करा सकते हैं, इसको बोलते हैं बैक क्रॉस, ठीक है। और ये कह रहा है कि जो टेस्ट क्रॉस होता है, टेस्ट क्रॉस में क्या होता है कि F1 जनरेशन है ना, F1 जनरेशन के प्लांट्स का केवल आप रिसेसिव पेरेंट्स के केवल रिसेसिव यानी अप्रभावी से कराते हैं। F1 जनरेशन के पौधे का संकरण पेरेंट्स के केवल अप्रभावी पौधे से क्रॉस कराते हैं तो इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। यानी इसका क्रॉस जो है सिर्फ आप किससे कराएंगे, रिसेसिव से कराएंगे, ये जो है। तो ये होता है परीक्षण संकरण। जैसे यहाँ पे कैपिटल डी स्मॉल डी के बीच में आप क्रॉस कराएंगे तो यह परीक्षण संकरण होगा, ठीक। तो ये रहा आपका बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस। ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। बैक क्रॉस का मतलब क्या होगा, F1 जनरेशन के प्लांट्स का पेरेंट्स के किसी से भी क्रॉस कराया जाए तो बैक क्रॉस होगा। और टेस्ट क्रॉस में F1 पौधे का
पेरेंट से केवल रिसेसिव से कराया जाता है तो उसको हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। इसके बाद आते हैं सह प्रभाविता या कोडोमिनेंस क्या होता है। सह प्रभाविता किसे कहते हैं इसको आप समझेंगे। तो देखिए पहले जो है F1 पीढ़ी में बताया गया जो संकरण हुए तो F1 पीढ़ी में जनक से जो दोनों जनक हैं उसमें से किसी एक के लक्षण F1 पीढ़ी में आते थे या प्रदर्शित होते या प्रभावी होते थे, या फिर कह रहा है कि मध्य का लक्षण प्रस्तुत होता था, बीच का, यानी उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो मध्य का लक्षण प्रस्तुत होता था। आगे जो है ये कह रहा है कि कोडोमिनेंस की कंडीशन में क्या होता है, सह प्रभाविता जो है कोडोमिनेंस, इसमें क्या होता है कि F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त होते हैं वो दोनों जनकों से आते हैं, और जब दोनों जनकों से आते हैं तो यहाँ पे कोडोमिनेंस हो जाता है, यानी सह प्रभाविता हो जाता है। क्या कहा हमने, क्रॉस में प्रभाविता के नियम में आपने देखा कि F1 पीढ़ी में जो जनक से लक्षण आते हैं, एक जनक का लक्षण जो है वो प्रभावी होता है और एक का तो अप्रभावी होता है। वहीं अपूर्ण प्रभाविता हो सकती है या मध्य की प्रभाविता हो सकती है। तो उसमें अब आगे जो है सह प्रभाविता की बात कर रहा है, तो इसमें यह कह रहा है कि F1 पीढ़ी में दोनों जनकों से समान रूप से लक्षण आते हैं। अब इसे हम सह प्रभाविता कहते हैं। और मनुष्य में एबियो रुधिर वर्ग वंशागति, कार्ल बर्नस्टीन 1924 में स्टडी किए थे। एबियो रुधिर वर्ग वंशागति के बारे में कह रहा है कि इसमें कोडोमिनेंस दिखाई देता है और मानव में एबियो रुधिर वर्ग वंशागत का निर्धारण जो है आरबीसी की कोशिकाओं के द्वारा होता है। आरबीसी की कोशिकाएं ही एबियो रुधिर वर्ग का निर्धारण करती हैं और जो जीन एबियो रुधिर वर्ग का नियंत्रण करता है उसको आई जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, आई जीन। आई जीन उसे कहते हैं और आई जीन के द्वारा इनका नियंत्रण होता है। मानव के अंदर जो कह रहा है कि आरबीसी के झिल्ली से, आरबीसी की जो झिल्ली होती है से शर्करा के बहुलक निकलते हैं, शर्करा के बहुलक निकलते हैं। जो आरबीसी की झिल्ली है उससे शर्करा के बहुलक निकलते हैं और उन शर्करा के बहुलकों को आई जीन जो है वो नियंत्रित करता है। ठीक है, आई जीन क्या करता है, नियंत्रित करता है। आई जीन के 3 एलील होते हैं। कितने एलील, 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और आई स्मॉल आई। आई जीन के कितने एलील हमने बताया, 3, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। अब इसमें यह कह रहा है कि जो आई ए, आई बी जीन होता है ये शर्करा के बहुलक को निकालते हैं या छोड़ते हैं, शर्करा के बहुलक। ठीक है, बहुलक निकालते हैं, लेकिन जो स्मॉल आई जीन होता है किसी तरह के बहुलक यहां से नहीं निकलते हैं शर्करा के। तो हम कह सकते हैं कि आई जीन के द्वारा ये आरबीसी की झिल्ली से जो बहुलक निकलते हैं, बहुलक जो शर्करा के निकलते हैं वो आई जीन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। आई ए जीन और आई बी जीन एक दूसरे के भिन्न प्रकार की शर्करा का उत्पादन करते हैं, जबकि स्मॉल आई प्रकार के शर्करा, स्मॉल आई जो है वो एलील वो शर्करा का उत्पादन नहीं करता है। इस चार्ट के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि संतान के रुधिर वर्ग कैसे होंगे और जनक फर्स्ट, जनक सेकंड से जो एलील प्राप्त होंगे वो किस तरह के एलील होते हैं। तो जनक 1 से जो एलील प्राप्त होता है, एलील फ्रॉम जनक पेरेंट्स 1, आई ए अगर प्राप्त होता है और जनक 2 से आई ए प्राप्त होता है तो जो संतति का जीनोटाइप होगा आई ए होगा।
जब आई ए होगा तो एंटीजन भी ए होगा, और यह जो रुधिर वर्ग होगा आपका ए प्रकार का होगा। कौन सा होगा? ए रुधिर वर्ग होगा ये। ठीक है। अगर जनक एक से पेरेंट्स फर्स्ट से आई ए मिलता है, पेरेंट्स सेकंड से आई बी मिलता है, तो आई ए आई बी इसका जीनोटाइप होगा, और यह रुधिर वर्ग बच्चे का ए और ए बी होगा, यानी ए बी वर्ग का ये बच्चा होगा। अगर एलील फर्स्ट से जो है, मतलब जनक फर्स्ट से आई ए मिलता है और जनक सेकंड से स्मॉल आई मिलता है, तो संतति का जो जीनोटाइप होगा आई ए और स्मॉल आई होगा। अब यहाँ पे रुधिर वर्ग ए होगा। यहाँ समझने वाली बात ये है, यहाँ पे रुधिर वर्ग ए क्यों होगा? क्योंकि ये बताया गया है कि कैपिटल यानी आई ए स्मॉल आई पर प्रभावी होता है। ठीक है, आई ए स्मॉल आई पर क्या होगा? प्रभावी होगा। इसी तरह से आई बी स्मॉल आई पर क्या होगा? प्रभावी होगा। यानी आई ए और आई बी जो है दोनों स्मॉल आई पर डोमिनेंट करते हैं, शो करते हैं, और साथ में आएंगे तो आई ए आएगा अगर स्मॉल आई के साथ तो ए वर्ग होगा, और आई बी आएगा स्मॉल आई के साथ तो बी वर्ग होगा। ये जनक ए से अगर आई बी प्राप्त होता है, दूसरे जनक से स्मॉल आई प्राप्त होता है, तो आई बी आई इसका जीनोटाइप बनेगा, और यह बी वर्ग का होगा। आई बी ये कह रहा है कि दोनों जनक से आई बी मिलते हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग जो होगा जीनोटाइप होगा उसका आई बी ये आपका जीनोटाइप बनेगा, और यह बी ब्लड ग्रुप होगा। आई बी जनक एक से मिलता है और दो से आई ए मिलता है, तो आई बी आई ए जीनोटाइप बनेगा उस ऑफस्प्रिंग का, और यह ए बी यानी सम प्रभाविता के तहत ए बी वर्ग होगा। अगर स्मॉल आई दोनों जनकों से क्रमशः प्राप्त होते हैं, तो संतति का जीनोटाइप जो है स्मॉल आई होगा, और यह ब्लड ग्रुप ओ होगा। तो हम कह सकते हैं कि आई यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से, जैसे आई ए चूंकि एलील में रहेगा तो यह ब्लड ग्रुप ए होगा, क्योंकि एंटीजन इसमें ए बनेगा। अगर आई बी है तो यह आपका ए बी ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। आई ए और स्मॉल आई होगा तो यह ए ग्रुप होगा। ठीक है, आई बी और स्मॉल आई है तो यह बी ग्रुप होगा, क्योंकि इस आई पर ये बी जो है डोमिनेंट है, इस आई पर यह ए जो है डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट का कैरेक्टर शो होगा, ब्लड ग्रुप वही होगा। अगर ये कह रहा है कि आई और आई ये दोनों अगर साथ साथ आते हैं तो ब्लड ग्रुप आपका ओ होगा। ठीक है ना। इसके अलावा आई ए भी आता है तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी होगा उस बच्चे का। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ए बी और रुधिर वर्ग वंशागति में जो रुधिर की कोशिकाएं होती हैं, आरबीसी की कोशिकाएं की झिल्ली होती है, उस झिल्ली से जो शर्करा के बहुलक निकलते हैं जो आई जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं, और आई जीन्स के 3 एलील होते हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, इन्हीं के द्वारा ब्लड ग्रुप का निर्धारण होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण जेनेटिक्स के टॉपिक्स के बारे में स्टडी किए, जिसमें तमाम बिंदुओं पर हम लोग चर्चा किए। हमें उम्मीद है कि यह आपको समझ में आ गया होगा। आगे और भी अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आएंगे। आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर ऑल।